नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। इससे पिछली क्लास हमने अक्षांश और देशांतर रेखाओं से संबंधित की थी, तो एक हमने छोटा सा वीडियो बनाया था। उसमें लाइव क्लास में हमने अक्षांश व देशांतर की कंप्लीट आपके साथ जो उसकी सारी बातें हैं वो साझा की थी। और अक्षांश देशांतर क्या होता है, भारत में इसकी क्या विस्तार है, विश्व में अक्षांश देशांतर, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक, अंटार्कटिक, तमाम जो बातें हैं वो उसके बारे में की थी। अब इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे आते हैं, ठीक है। क्योंकि अक्षांश व देशांतर का भारत का जो भूगोल है, भारत की जो भू आकृति है, उससे संबंधित काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो लगभग 30-35 क्वेश्चन इसके अक्षांश देशांतर से संबंधित बनते हैं। अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आते हैं। इसमें मानक समय से रिलेटेड भी रहेगा, भारत का, विश्व का, जो भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, यमोत्तर रेखाएँ हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो पूरी क्लास है सिर्फ आप एक बार देख लीजिए, मैं ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगाऊंगा। लगभग 30 से 35 क्वेश्चन है और लगभग 15 मिनट में हमारी क्लास है वो कवर हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद इस टॉपिक को आपको कहीं से और पढ़ने की आवश्यकता आई थिंक नहीं रहेगी। फिर भी आपका किसी प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा। फटाफट शुरू करते हैं। भारत का भूगोल है, ठीक है। और भूगोल का जो सामान्य जो परिचय है वो मैं आपको इस क्लास में करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। एक ही क्लास के अंदर पूरे जो टॉपिक है वो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसमें है, देखिए आपने पिछली वीडियो नहीं देखिए तो वो देख लीजिए। अक्षांश देशांतर में पूरी अच्छे से मैंने आपको कोशिश की है कि बताने की वो आपका टॉपिक अब क्लियर हो जाए। सिर्फ क्वेश्चन बचे थे, कौन सा क्वेश्चन कैसे पुट हो सकता है वो मैंने आपको इस वीडियो में करवा देना है, ठीक है। और इसके कमेंट में पिछली वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा। अगर आपने देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो देख लीजिएगा, कहीं से भी देख ले। आपको अगर पहले से टॉपिक क्लियर है तो वो सिर्फ आप क्वेश्चन वाली वीडियो देख लीजिए, ये वाली। भारत की मुख्य भूमिका अक्षांश क्या है, ठीक है। इसको अक्षांश रेखाओं को लैटिट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मुख्य भूमिका विस्तार है, भारत उत्तर से दक्षिण और पूर्व पश्चिम ऐसे फैला हुआ है। तो भारत का जो अक्षांश का विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में। यानी अगर पूछ ले भारत का अक्षांश का विस्तार कितना है तो ये है, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इनके बीच में अंतर कितना है तो इन दोनों में से माइनस कर देना। माइनस हमेशा बड़ी संख्या से, बड़ी में से छोटी होती है। तो 37.6 से 8.4 ये माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट जो है वो लगभग 30 अक्षांश का इसमें अंतर आ जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है, पश्चिम से पूर्व तक भारत का देशांतर का विस्तार कितना है। ये तो था उत्तर से दक्षिण का, ठीक है। और पश्चिम से पूर्व से पश्चिम का भारत का जो विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत फैला हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अलग अलग क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन का अलग महत्व है। भारत के उत्तरी व दक्षिणी बिंदु के बीच कितने अक्षांश का अंतर है। यानी ये वाली जो चीज़ है भारत का 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट, इनके बीच में अंतर कितना है, ठीक है। यानी भारत का उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश, जो सबसे भारत का उत्तरी अक्षांश यानी जो जम्मू कश्मीर का ऊपर का क्षेत्र भाग है, और दक्षिणी अक्षांश जो कन्याकुमारी तक का है, उन दोनों के बीच का अंतर पूछ रखा है, ठीक है। तो उसका अंतर हम कैसे निकालेंगे, 37 डिग्री 6 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट, इनमें दोनों में अंतर करेंगे तो 29 डिग्री 2 मिनट का अंतर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 29.2 डिग्री का अंतर आ जाएगा। ये चीज़ बाद में भी क्वेश्चन में आएगी, ध्यान रखना है। 29.2 डिग्री क्या है, ये भारत का उत्तर से दक्षिण के बीच का विस्तार है, ठीक है। अब आगे देखिए भाई, भारत के पश्चिम से पूर्व तक के देशांतर का विस्तार कितना है, यानी अंतर पूछ रहा कितना है, तो अंतर यहाँ से निकाल लेंगे। 97 से 68 7 माइनस कर देंगे, 29 18 आ जाएगा। ये तो है भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार, ये वाला, ठीक है। और उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना था, 29.2। दोनों बात क्लियर। आगे देखिए, एक अक्षांश किसके बराबर होता है, यानी एक अक्षांश जो रेखाएं होती है ना वो दूरी बताती है भाई, और देशांतर रेखाएं क्या बताती है, टाइम या समय बताती है। ध्यान रखना दोनों बात। एक अक्षांश बराबर होता है, अगर सही पूछे ना तो ये उत्तर है, अगर अप्रोक्सीमेट पूछे तो ये उत्तर है। यानी अगर बिल्कुल आपको दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे, ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अब अगर आपको पॉइंटों में बात करनी है बिल्कुल टू द पॉइंट, तो 110.0684 किलोमीटर है एक अक्षांश बराबर। यानी एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश तक पहुंचने में हमें कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, 110.0684, और लगभग 111 किलोमीटर है, ठीक है। यानी ये जो दो अक्षांश रेखाएं हैं, ऐसे अक्षांश रेखाएं खींची है। अब इन दोनों के बीच की ये दूरी बताई है, क्योंकि हर एक अक्षांश के बीच में दूरी क्या है, समान है। ये जो दूरी है इसको अक्षांश रेखा बोलते हैं, यानी ये 111 किलोमीटर लगभग है, ठीक है। एक देशांतर बराबर 4 मिनट,
देशांतर रेखाएं ऐसी होती है। एक देशांतर को दूसरे देशांतर में जाने में हमें कितना टाइम लगेगा? 4 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। और देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी है वो हमेशा हर जगह समान नहीं रहती। ये अधिकतम दूरी है इनके बीच की, हर कहीं कम है तो कहीं ज़्यादा है। विषुवत वृत्त पर या भूमध्य रेखा पर इसकी दूरी है वो समान है, 111.32 किलोमीटर है। कहाँ? विषुवत रेखा पे। जो विश्व की भूमध्य रेखा है इसको बोलते हैं, जो उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध को अलग अलग करती है। ये जो रेखा है ना, इसके ऊपर जो अक्षांश व देशांतर रेखाओं की जो दूरी है ना, देशांतर रेखाओं की दूरी है वो लगभग सभी जगह 111.32 समान है। बाकी जगह जैसे जैसे ध्रुवों पे जाएंगे दूरी कम होती जाएगी, वहाँ टाइम भी हमें कम लगेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी व दक्षिणी बिंदु के बीच की कुल दूरी कितनी है? तो हमें पता है भी 1 किलोमीटर, एक अक्षांश बराबर दूरी ये होती है। टोटल अक्षांश का गैप इतना है उत्तर से दक्षिण के बीच में 29.2, और एक बराबर अक्षांश बराबर 110.0684। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3214 आ जाएगा। यानी भारत का उत्तर से दक्षिण के जो विस्तार है वो कितने किलोमीटर है, या भारत की उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई कितनी है, ठीक है, वो 3214 किलोमीटर है। ऐसे ही पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई पूछे तो 2933 आ जाएगी, क्योंकि हमारा जो पूर्व से पश्चिम का विस्तार है वो 29.18 था। अभी हमने किया था ये वाला 29.18, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 110.0684 से, तो 2933 किलोमीटर आ जाएगा। क्या? भारत का ये वाला विस्तार, यानी पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? 2933। और भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर, ठीक है। तो दोनों बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे देखिए, ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर ये वाली देशांतर रेखाएं हैं। पूर्व से पश्चिम वाली क्या है? ये कौन सी रेखाएं होती है? ये होती है अक्षांश रेखाएं। और काल्पनिक होती है, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, काल्पनिक होती है, ठीक है। कहीं आप देखने चले जाओ भी, मैं वहाँ जाके देखता हूँ भी ये है कि नहीं वहाँ, तो ये वहाँ नहीं मिलेगी आपको, दिखाई नहीं देगी भाई। अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत के लिए भी। भारत का मानक समय कितने डिग्री वह देशांतर से लिया गया है? तो 82.5 डिग्री, 82.30, या इसको ऐसे लिखा हो मिल जाए, दोनों बात है। पूर्वी देशांतर है ये, क्योंकि भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए इसको पूर्वी देशांतर बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि विश्व के अगर हम इस ऐसी बात करें तो ये ग्रीनविच की जो 0 डिग्री की रेखा है, और भारत ये पूर्वी गोलार्ध है पूर्व में स्थित है, ये पश्चिमी गोलार्ध पश्चिम में स्थित है, तो भारत यहाँ पे स्थित है इसके, ठीक है, पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। और 23.5 डिग्री की जो रेखा है उत्तरी अक्षांश की, वो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, वो कर्क रेखा है, उसके बारे में हमने बात कर ली है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये बात याद रखनी है। या पूर्वी देशांतर नाम होना चाहिए आपके दिमाग में, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, नैनी, सारी बातें याद रखनी है। एक मिर्जापुर नाम हो रहा है अभी, ये देखो क्वेश्चन पूछ ले कहाँ से लिया गया है, तो नैनी नामक स्थान से लिया गया है। अभी इलाहाबाद ऑप्शन में मिल सकता है, फिर नैनी नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश, अगर राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में नैनी नामक स्थान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की पूर्वी देशांतर 82.5 की रेखा कहाँ से गुजरती है? ये मिर्जापुर नामक स्थान से गुजरती है भी, और नैनी मिर्जापुर के बिल्कुल पास में ही है, ठीक है। अगला है, विश्व का मानक समय कहाँ से लिया गया है? 0 डिग्री की उत्तर रेखा, इसको ग्रीनिच रेखा या ग्रीनविच भी कह देते हैं, लंदन में है, इंग्लैंड में, ठीक है। 0 डिग्री ये विश्व की मानक रेखा है, यानी विश्व का समय यहाँ से निर्धारित किया गया है अभी, इस रेखा से, ठीक है। ये वाली जो रेखा है इसको 0 डिग्री रेखा बोलते हैं, देशांतर रेखा है। इसके इधर भी 180 रेखाएं हैं और इधर भी 180 रेखाएं हैं, और 180 डिग्री की जो रेखा है ना वो एक ही है, यानी पृथ्वी गोलाकार रूप में है, तो इसको अगर हम ऐसे थोड़ा सा गोल करेंगे तो ये वाली रेखा है घूम के इसके पीछे आ जाएगी, ठीक है, 180 डिग्री वाली, ठीक है। तो एक ही है ये, इधर भी और इधर ही। जैसे रूस है, रूस का कुछ भाग यहाँ दिखाई देता है, कुछ भाग यहाँ दिखाई देता है, 2 रूस अलग अलग थोड़ा ही है वो, क्योंकि पृथ्वी गोलाकार है, तो इसको कागज़ पे उतारने के लिए इसका जो एक भाग है वो यहाँ आ गया रूस का, दूसरा भाग इसका यहाँ आ गया, ठीक है। हर देश का मानक समय अलग होता है, और जो मानक समय है वो कई देशों का तो एक ही होता है, लेकिन कई जो बड़े देश है जैसे रूस है उसके लगभग 11 मानक जो जोन है वो बनाए गए हैं अलग अलग स्थान के समय को देखने के लिए, क्योंकि हर देश है वो अक्षांश और देशांतर में फैला हुआ है। तो रूस का जो क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो इसलिए 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगते हैं।
भारत का अक्षांश और देशांतर का विस्तार कितना है, लगभग 30 डिग्री है, लगभग 30 डिग्री है। तो क्या हो गया, 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 मिनट हो गया, यानी 2 घंटे का अंतर आ जाता है। अरुणाचल प्रदेश में मान लो सूर्य है 6 बजे उदय हुआ, तो इधर गुजरात में जाते जाते उसको 2 घंटे का समय लग जाएगा रोशनी पहुंचने में, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जब गुजरात तक सूरज की किरण आएगी तो 2 घंटे लेट आएगी, यानी यहाँ पे 6 बजे हैं और अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ पे कितने बज जाएंगे, 8 बज जाएंगे। एक ही देश की घड़ी को समान बताने के लिए या पूरे देश में समान समय को दर्शाने के लिए क्या कर दिया गया, मानक समय ले लिया गया। और वो भारत में कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है इलाहाबाद में नैनी नामक स्थान से, मिर्जापुर नामक स्थान से। और कितने डिग्री की रेखा है, 82.5 डिग्री की रेखा है। अगर 82.5 को हम मान ले सेंटर पॉइंट, तो इधर भी 1 घंटे का फर्क रहा, इधर भी 1 घंटे का फर्क रहा, ठीक है। यानी जो उत्तर प्रदेश का जो लगभग सेंटर पॉइंट लगभग लिया गया है, तो आधा इधर रह गया, आधा इधर रह गया। तो भारत में पूरी जो समय है वो एक ही घड़ी, यानी एक ही समय में पूरे भारत की घड़ियाँ हैं वो समान रूप से दिखाई गई है, इसीलिए ताकि है वो किसी वो कोई मतलब ज़्यादा फर्क ना पड़े भाई। भारत के मानक समय और विश्व के मानक समय में कितना अंतर है, यानी विश्व का जो स्टैंडर्ड टाइम है और भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST और वर्ल्ड स्टैंडर्ड टाइम, इन दोनों में अंतर कितना है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। तो 5.5 घंटे का अंतर है और भारत क्या है, 5.5 घंटा आगे है। भारत की जो घड़ी है वो विश्व की मानक जो घड़ी है उससे कितना घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। कारण इसका क्या है, क्योंकि विश्व है ना, ये वाले जो चीज़, ये इसकी 0 डिग्री की रेखा है। अब ये जो भाग है, हमें दिशाओं का पता होना चाहिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। तो ये पूर्वी गोलार्ध है, ये है पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। अब 0 डिग्री से अगर पूर्वी गोलार्ध की तरफ हमें जाते हैं तो हमेशा टाइम प्लस में रहेगा, और 0 डिग्री से पश्चिमी गोलार्ध की तरफ जाएंगे हमेशा टाइम माइनस में रहेगा। और 1 डिग्री के बराबर 4 मिनट होता है। 0 डिग्री से हम कितने पे है, 82.5 डिग्री पे है, अप्रोक्सीमेट इसको 82 मान लो। 82 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 4 से इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 8 8 चौक 32, 328, और 4 आधा आधा इसका 4 हो जाएगा, 2 ये हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएंगे, 430 मिनट आ गए। इसके घंटे बनाओगे तो 5.5 घंटे बन जाएंगे। बात आई समझ, ठीक है भाई। अगला है 82.5 पूर्व देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, यानी 82.5 डिग्री की रेखा है वो भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो ये तो काफ़ी आसान सी बात है आपके लिए। अगली बात देखो, भारत के सबसे पूर्वी छोर का नाम क्या है भाई, ये है किबिथु। पूर्वी छोर का मतलब अरुणाचल प्रदेश में सबसे लास्ट का जो भाग है जिसको भारत का पूर्वी छोर कहा गया है, सबसे अंतिम बिंदु कहा गया है, वो किबिथु है भाई, और अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ है भाई, ये गुजरात में है भी, और सिरक्रित नाम है इसका, सिरक्रित, ठीक है, सिरक्रित नाम है इसका, गुजरात में है। अब है बात करें उत्तरी छोर की, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा कोल है, ये क्या नाम है, इंदिरा कोल है, और ये जम्मू कश्मीर में है भी। इसकी खोज की थी बुलक बर्कमैन ने। भारतीय देवी लक्ष्मी जी का उपनाम है इंदिरा, और उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया इंदिरा कोल। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, अब इसमें 2 क्वेश्चन उठ सकते हैं दक्षिणतम बिंदु में। एक तो ये पूछ ले भूभाग का दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, वो तो है कन्याकुमारी, अगर हम धरातल की बात करें, ठीक है। अगर हम मुख्य बिंदु का या भूमि का दक्षिणतम भाग की बात करें तो कन्याकुमारी आ जाएगा। और अगर हम बात करें भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है बड़े निकोबार में, यानी अंडमान निकोबार है, उसमें इंदिरा पॉइंट नामक स्थान है। इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिग्मेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। अगर भारत का पूछे सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा, ये क्वेश्चन आए तो आपको इंदिरा पॉइंट करना है। अगर ये पूछे भारत का भूमि का या मुख्य भूमि का दक्षिणतम भाग कौन है, धरातल का मुख्य भाग कौन सा है दक्षिणतम, तो कन्याकुमारी है। 2 अलग अलग बातें हैं, ठीक है। आगे देखिए कर्क रेखा क्या है भाई, कर्क रेखा काल्पनिक रेखा है, पूर्वी गोलार्ध ये उसमें भी है, पश्चिमी गोलार्ध में भी है। ये जो हमारी विषुवत रेखा है 0 डिग्री की जो रेखा, ये विश्व है, ये विषुवत रेखा होगी। 0 डिग्री की भूमध्य रेखा ही बोलते हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर में उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है, क्योंकि उत्तर साइड ऊपर है, नीचे दक्षिण साइड है। उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध। या 23.5 डिग्री की उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 66 डिग्री दक्षिण अक्षांश। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं, और ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और ये भारत को 2 मध्य या 2 बराबर भागों में बांटती है, कौन, कर्क रेखा।
ठीक है। और इसके कितने राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा? 8 राज्यों से गुजरती है। वो राज्य कौन कौन से याद रखने हैं? अभी गुजरात है पहला, दूसरा राजस्थान है, राजस्थान का नीचे का थोड़ा सा भाग आता है अभी ऐसे, ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश पूरा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्य जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। वो बहुत बार क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा नहीं है, किस राज्य में से नहीं गुजरती। कुल 8 राज्यों से गुजरती है, ना एक कम है ना एक ज़्यादा है। राज्य कौन कौन से हैं आपको बता दिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? इसके 3-4 क्वेश्चन बनेंगे भी, सुन लेना ध्यान से। अगर ये पूछे ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं कितनी हैं तो आपको करना है उत्तर 180, आंख बंद करके कर देना। 90 तो है उत्तरी गोलार्ध में, 90 ही है दक्षिणी गोलार्ध में। बात आई समझ में, ठीक है। 90 + 90, ठीक है, बात आई समझ। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये है अपना ग्लोब, ये है हमारी क्या होगी भूमध्य रेखा, ठीक है। अब ये 0 डिग्री की देशांतर रेखा है, इसको बोलते हैं उत्तर साइड, इसको बोलते हैं दक्षिण साइड, इसको बोलते हैं पूर्व साइड, इसको बोलते हैं पश्चिम साइड। ये 0 डिग्री की रेखा है। अब उत्तरी ऐसे ऐसे समांतर जाएंगे तो ये 90 है, और लास्ट बिंदु है ये बिल्कुल यहाँ पे क्या है, एक बिल्कुल ही बिंदु सा है और वो 90 डिग्री है। ऐसे ही दक्षिण में भी 0 डिग्री से लेकर के 90 तक है, और दक्षिण का जो ये बिंदु दक्षिणी गोलार्ध का बिंदु है यहाँ भी बिंदु मात्र ही है एक, ठीक है। तो 90 कितनी हो गई ऊपर, 90 कितनी कहाँ होगी नीचे। अगर ये पूछ ले अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है तो 180 है। डायरेक्ट बात याद आ गई आपको, 180। अगर ये पूछ ले कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, प्लस में एक और जोड़ दो, किसका? 0 डिग्री वाली रेखा, ये भी तो एक रेखा है। यानी 90 तो उत्तरी गोलार्ध वाली, 90 दक्षिणी गोलार्ध वाली, प्लस एक 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। टोटल कितनी हो गई? 181। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछ ले तो उसमें एक आपको 0 डिग्री वाली रेखा भी लेनी है। बात आई समझ? आ गई भी। अगला क्वेश्चन देखें, एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है अक्षांश वृत्त कितने हैं? अक्षांश वृत्त कितने हैं? वृत्त का मतलब पृथ्वी गोलाकार है, अक्षांश रेखाएं है ना ये ऐसे है, दूसरी भी ऐसे है, तीसरी भी ऐसे है। हम सिर्फ धरातल पर दिखाने के लिए हम इसको ऐसे खींचते हैं, ऐसे दिखाते हैं, लेकिन रियल में क्या है, ये पृथ्वी गोल है तो इसके ऐसे रेखाएं हैं सारी की सारी, ठीक है। तो 0 डिग्री वाली रेखा, इसके ऊपर वाली रेखा, फिर 90 वाली रेखा है ना, ये रेखा नहीं है, बिंदु मात्र है सिर्फ, इसकी कोई भी लंबाई नहीं है। भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री का जो उत्तरी अक्षांश है और दक्षिणी गोलार्ध में 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे जो बिंदु है वो है तो काल्पनिक, लेकिन उसकी लंबाई है वो बिल्कुल भी नहीं है, बिंदु मात्र है। अक्षांश वृत्त उसी को बोलते हैं जिनकी लंबाई होती है। तो टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी है हमारे पास? 181, प्लस में 2 माइनस कर देंगे, प्लस नहीं माइनस करेंगे यहाँ पे, क्योंकि 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध वाला, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का जो अक्षांश रेखाएं हैं उनकी दूरी नहीं है, कोई भी दूरी नहीं है, मतलब उनका वृत्त भी नहीं बनेगा, तो वो 2 कम कर देंगे। अक्षांश वृत्त कितने हो गए? 179, ठीक है। अब पिछली वीडियो देख लेना, इसको समझने के लिए आपको और ज़्यादा क्लियर बात हो जाएगी। तो 3 क्वेश्चन इसमें बनते हैं अक्षांश रेखाओं से संबंधित। कुल अक्षांश रेखा 181, अक्षांश रेखाओं की डायरेक्ट संख्या पूछे 180, अक्षांश वृत्त कितने हैं? 179, 179, ठीक है। और कितनी रेखाएं ऐसी है जिनकी कोई लंबाई नहीं है? तो 2 है, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लोब पर कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती है? तो 180 पूर्वी देशांतर है, 180 दक्षिणी देशांतर है, पश्चिमी देशांतर आएगा, दक्षिणी गलत लिख रहा है, पश्चिमी देशांतर है। तो टोटल कितनी होगी? 360 होगी भी। ये पूछ ले भी 180 डिग्री की रेखाएं कितनी है? 180 डिग्री की एक ही रेखा है भी, कितनी है? एक ही है, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कब माना गया? 1984 में वाशिंगटन सभा में माना गया था 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है? तो 180 डिग्री देशांतर वाली रेखा है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। कब माना गया था? 1984 में वाशिंगटन में। ये थोड़ा सा मैंने बनाया था, ये पीछे आपको लगभग करवा दिए बातें, सारी बातें क्लियर करवा दी है उस वीडियो के अंदर, आप देख लेना डायरेक्ट जा करके, ठीक है। थोड़ा सा वैसे बता दूँ मैं आपको, ये भूमध्य रेखा है, ठीक है। भूमध्य रेखा को आप विषुवत रेखा भी बोल सकते हो, 0 डिग्री की भूमध्य रेखा। अक्षांश रेखा ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा,
भारत के दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की आर्कटिक रेखा बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और ये 90 डिग्री का आपका है, सिर्फ बिंदु मात्र है, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ये रेखा ऐसे ही है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे ना तो यहाँ बिंदु सा बन जाएगा, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे आपको बनाया गया है। अब चलते हैं, ये उत्तरी गोलार्ध आ गया ऊपर वाला, ठीक है, समझ गए बात। अब दक्षिणी गोलार्ध में चलते हैं। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसको बोलते हैं मकर रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा। और ये 90 डिग्री की है, वो आपकी जो रेखा है 90 डिग्री की रेखा, ये दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है आपका। तो ये आगे अक्षांश रेखाओं से संबंधित बात। कुल अक्षांश रेखा 90 ये 180 प्लस 1 181, अक्षांश वृत्त 2 माइनस कर देना, 179 आ जाएगी। देशांतर की बात करें, ये 0 डिग्री की देशांतर रेखा है, इसको यमोत्तर रेखा, ग्रीनिच रेखा, ठीक है, जो भी नाम आपको इसको देना हो दे सकते हो। देशांतर रेखा ये है आपकी, ठीक है, 0 डिग्री की रेखा है। अब 180 इधर है पश्चिमी गोलार्ध में, ऐसे करके 180, और 180 आपकी पूर्वी गोलार्ध में है, ऐसे करके, ठीक है। 180 प्लस 180 360 देशांतर रेखाएं आपकी, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चन एक साथ देशांतर के आगे वाले क्लास में हम कर रहे हैं साथ में। अब यहाँ आपकी बात और क्लियर हो जाएगी ज़्यादा बढ़िया से, पूरी बात है इसके अंदर, पूरी सारी टॉपिक है। अक्षांश रेखाओं के बारे में बताएं भाई। लैटिट्यूड होती है इंग्लिश में इसको, बाकी इंग्लिश ना याद करो तो भी ठीक है, चल जाएगा काम, हिंदी में काम चल जाएगा, इंग्लिश में दोनों में याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अक्षांश रेखा एक दूसरे के समांतर खिंच जाती है, ये बात ध्यान रखनी है, हमेशा इनके बीच की दूरी वो समान रहती है, समानांतर होती है, कहीं एक दूसरे को नहीं काटती, ठीक है। लंबाई इनकी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन बीच की दूरी है, जैसे रेल की पटरी चलती है वैसे ये इक्वल एक दूसरे के समांतर पैरेलल चलती है भाई। दूसरी इसमें बात ये है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान रहती है भाई। ये जो अक्षांश रेखा है इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है, कहीं पर भी इसको आप इसका लंबाई लेंथ है वो नाप सकते हो, इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी, ठीक है। लंबाई कम हो सकती है, जैसे ये हमारा ग्लोब है, 0 डिग्री की रेखा सबसे लंबी होती है, ये वाली उससे कम, ये वाली उससे कम, ये वाली उससे कम, और जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश की है वो तो जिसकी कोई लंबाई ही नहीं है। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में ये कम 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 होती, कोई दक्षिणी गोलार्ध का दक्षिणतम बिंदु है वो 90 डिग्री वाला है, वो बिल्कुल ही उसकी लंबाई नहीं है, बिंदु मात्र है। तो इस तरीके से जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, ध्रुव का मतलब है ये वाला उत्तरी ध्रुव है, ये वाला दक्षिणी ध्रुव है, ये पूर्वी गोलार्ध है, ये पश्चिमी गोलार्ध है, बस 4 ही बात है। आगे देखो, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान रहती है, और वो कितनी होती है, 111 किलोमीटर या फिर 110.0684, दोनों में से कोई ऑप्शन मिले आपको करना है वही। आगे देखिए, दोनों ध्रुवों पर अक्षांश रेखाओं की कोई लंबाई नहीं है, यानी उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर वहाँ केवल बिंदु मात्र है, याद रखने वाली बात है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री विश्व को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऐसे पूछ ले, विश्व को 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है, तो भूमध्य रेखा। इसका दूसरा नाम क्या है, विषुवत रेखा। भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, वो है कर्क रेखा, याद रखने वाली बात। आगे देखिए, भारत उत्तरी गोलार्ध से यानी 0 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध भी आ सकता है, ठीक है। भारत पूर्वी गोलार्ध में भी है और उत्तरी गोलार्ध में भी है। अब आपको थोड़ा सा बता दूं, उत्तरी पूर्वी का क्या मतलब है। ये आपका क्या है, ये है 0 डिग्री की विषुवत रेखा, ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध, नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध। ये है 0 डिग्री की देशांतर रेखा। अब भारत यहाँ स्थित है भाई, ये साथ में इधर वाला जो भाग है ना, ये पूर्वी गोलार्ध भी है, और ऊपर वाला भाग ये उत्तरी गोलार्ध भी है। तो भारत क्या है, पूर्वी गोलार्ध में भी है और उत्तरी गोलार्ध में भी है, दोनों में है। आगे देखिए क्वेश्चन अगला, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा पढ़ लिया, 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक रेखा पढ़ लिया, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव या बिंदु मात्र है पढ़ लिया, 0 डिग्री रेखा दक्षिण से दक्षिणी गोलार्ध पढ़ लिया, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा, 66 डिग्री अक्षांश आर्कटिक रेखा, 66 दक्षिणी अक्षांश है, सॉरी 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव या बिंदु मात्र है। बहुत क्वेश्चन बने अभी। कुल अक्षांश रेखा 90 प्लस 90 प्लस 1 0 डिग्री की रेखा टोटल हो जाएगी 181। कई बार बात होगी, फिर से नहीं डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, टाइम नहीं लगाएंगे। देशांतर रेखाओं के बारे में आते हैं सीधा। उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा 360 देशांतर रेखाओं को ग्लोब पर एक उत्तर से दक्षिण की ओर खींचा जाता है, यानी ये वाली जो रेखा है देशांतर है, टोटल कितनी है 360, बस यही बात है। आगे देखिए, देशांतर रेखाओं की कभी समानांतर नहीं होती, यानी जैसे अक्षांश रेखा समांतर है ना एक दूसरे के,
इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। वैसे ही देशांतर रेखाएं हैं वो समान नहीं है भाई, कहीं तो इनकी दूरी कम है, कहीं इनकी दूरी ज़्यादा है। कारण क्या है देखते हैं। अब ये हमारा क्या है, अक्षांश रेखा है 0 डिग्री की, ये हमारी क्या है 0 डिग्री की देशांतर रेखा है। अब ऐसे है ये, क्योंकि यहाँ ऊपर है ना, ये बिंदु पे मिलती है एक पे, दोनों पे, ठीक है, ऐसे ऐसे है। सिर्फ क्या है, भूमध्य रेखा पे, ये भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर दूरी इसकी समान है। सिर्फ भूमध्य रेखा के ऊपर ही देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान है और अधिकतम भी है, समान भी है और अधिकतम भी है, ठीक है। जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे इनके बीच की दूरी है वो कम होती जाएगी, बीच की दूरी कम होती जाएगी, लंबाई की बात नहीं कर रहे, बीच की दूरी कम होती जाएगी, ये वाली दूरी है। अब यहाँ इसकी दो के बीच की बात कर ले हैं। अब देखिए यहाँ हमारा बिंदु है, यहाँ कम है दूरी, यहाँ और ज़्यादा है, यहाँ और ज़्यादा है, और यहाँ सबसे ज़्यादा है ना। तो जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से, ये भूमध्य रेखा है, इससे ध्रुवों की तरफ जाएंगे, चाहे दक्षिणी ध्रुव में जाएंगे चाहे इसमें कहीं जाएं, तो जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे लंबाई क्या होगी, इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी भाई। आगे देखें भाई, दो देशांतर रेखाओं के बीच में समान व अधिकतम दूरी केवल भूमध्य रेखा पर होती है, जो कि कितनी होती है, अधिकतम 111.32 किलोमीटर। दो देशांतर रेखाओं के बीच में अधिकतम दूरी कहाँ होती है, भूमध्य रेखा के ऊपर होती है। कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर। आगे देखें भी, लंदन ग्रीनिच से गुजरने वाली रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहा जाता है, 0 डिग्री की रेखा भी इसको कहा जाता है, ठीक है। आगे देखें भी, ग्रीनिच 0 देशांतर के बाईं और पश्चिमी देशांतर है और दाईं और पूर्वी देशांतर है, यानी पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध की बात की जा रही है। 0 अंश अक्षांश व 0 अंश देशांतर अटलांटिक महासागर में स्थित है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ी सी और ध्यान रखनी है, अटलांटिक और महासागर में 0 अंश, ठीक है, 0 अंश अक्षांश और 0 अंश देशांतर, दोनों चीज़ें हैं। 0 डिग्री की यहाँ पे बात कर रहा है, ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। दो देशांतरों के बीच की दूरी गोरे नाम से जानी जाती है, यानी दो देशांतरों के बीच की दूरी को किस नाम से जानते हैं, गोरे नाम से जानते हैं। ध्यान रखना है, दो देशांतर के बीच की दूरी को किस नाम से जानते हैं, गोरे नाम से, ठीक है। आगे देखिए, सूर्य व पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी कब होती है, सूर्य व पृथ्वी के, ये जब जो मतलब वैसे टॉपिक तो ये ग्रह उपग्रह उनका है, पृथ्वी की गतियां हैं उनसे रिलेटेड टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है वो कर लेते हैं साथ में भी, एक दो क्वेश्चन हो रहा है। पृथ्वी व सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी कब होती है, 4 जुलाई को होती है अभी, क्योंकि पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, झुकी हुई है ना, इसीलिए जो हमारी ऋतुएं बनती है, इसीलिए जो है हमारे जो और ये वार्षिक इसकी जो भ्रमण गति है ना, वार्षिक है, परिभ्रमण के कारण ही ये जो मतलब ऋतुएं बनती है, इसी के कारण है वो जो ये छोटे और बड़े दिन है वो बनते हैं। दिन छोटे बड़े क्यों होते हैं, पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण, जो इसकी परिभ्रमण गति है उसी के कारण ये दिन, सॉरी परिक्रमण गति के कारण, परिभ्रमण नहीं परिक्रमण, ठीक है, परिक्रमण, परिक्रमण वो होती है जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसको परिक्रमण गति बोलते हैं। और परिभ्रमण का मतलब पृथ्वी अपने ही अक्ष पे, अपनी ही दूरी पे घूमती है, उसको परिभ्रमण बोलते हैं। तो परिक्रमण के कारण ही दिन और ये ऋतुएं बनती है, और परिक्रमण के कारण ही दिन छोटे और बड़े होते हैं, या ऋतुएं बनेगी तभी दिन छोटे बड़े होंगे, तो ये सारे परिक्रमण के कारण होते हैं। और ये कहता है सूर्य व पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी, यानी गर्मी ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहा है, तो वो अपसौर कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, अपसौर कहा जाता है। सूर्य व पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी शीत ऋतु की बात कर रहा है, ये 3 जनवरी को होती है। जनवरी में ठंड होती है, शीत ऋतु होती है, दिन छोटे होते हैं, रातें बड़ी होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, उपसौर कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है। अगर इसको वैसे याद ना रहे ना, छोटे बड़े की बात करें, ये तो क्वेश्चन आएगा भी। 4 जुलाई आ गया तो आपको पता है भी ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहा है, यहाँ क्या हो गई, दिन बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो बड़ा पहले आता है, छोटा बाद में आता है। तो देखिए एक तो अपसौर नाम है, एक है उपसौर। अब देखिए हमारे जो स्वर व्यंजन है ना, उसमें पहला कौन सा आता है, ए, और बड़ा कौन सा आता है, जो पहले होता है वही बड़ा होता है, बाद में होता है वो छोटा होता है, ऐसे मान लो इसको, ठीक है। तो अपसौर हमारे क्या हो गए, बड़ा हो गया, उपसौर क्या हो गया, छोटा हो गया। तो दूरी कम है वो छोटा है, दूरी ज़्यादा है वो बड़ा है, कैसे भी याद कर लो। दिन रात की स्थिति बराबर कहाँ रहती है, विषुवत रेखा पर रहती है, भूमध्य रेखा पर रहती है, ठीक है। दिन रात की स्थिति बराबर कहाँ रहती है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, एक ही बात है। पृथ्वी 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमती है,
तो 1 घंटे में एक देशांतर बराबर कितना होता है, 4 मिनट होता है। ठीक है, तो 60 मिनट है, तो इसको 15 से डिवाइड करेंगे तब 60 आएगा भाई। ठीक है, 1 घंटे में कितना है, 15 डिग्री देशांतर ये घूमती है, तब 1 घंटा आता है। 24 घंटे में 15 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे, 24 घंटे में 15 से करेंगे 360 डिग्री आ जाएगा, 360 डिग्री घूम जाती है भाई। ठीक है, तो 24 घंटे में 360 डिग्री घूमेगी, यानी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमी, 1 मिनट में 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, इसका उत्तर आ जाएगा भाई। कुछ क्वेश्चन हो रहा है अभी। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,82,263 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर आ जाएगा। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। वैसे ही क्वेश्चन पहले किए हुए हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है, 7वां बड़ा देश है। पहला रूस है, रूस का क्षेत्रफल है 170.7 लाख वर्ग किलोमीटर। दूसरा कनाडा है। तो पहला याद होना चाहिए आपको, 7वां भारत याद होना चाहिए। इसका क्षेत्रफल रूस का ही पूछ सकता है, भारत का ही पूछ सकता है। लेकिन कई बार क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, विश्व का तीसरा बड़ा देश कौन सा है, चौथा बड़ा देश कौन सा है, या भारत से छोटा कौन सा है, या भारत से बड़ा कौन सा है। कनाडा है 99.7 लाख। संयुक्त राज्य अमेरिका है 98 लाख वर्ग किलोमीटर। चीन है 95.9 लाख वर्ग किलोमीटर। ब्राज़ील है 85.4 लाख किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया है 76.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत है 32.8 या 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो भी। चलिए आगे देखते हैं, बस 2 क्वेश्चन हो रहा है भाई, खत्म बात। भारत की स्थल रेखा या स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। क्वेश्चन ये है, भारत की स्थल रेखा यानी स्थलीय सीमा की लंबाई पूछ रखी है, तो 15,200 किलोमीटर आ जाएगी। सिर्फ स्थलीय रेखा पूछी है, क्वेश्चन में ध्यान करने वाली बात है। भारत की स्थल रेखा या सीमा की लंबाई कितनी है, स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200। भारत की समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप सहित लंबाई कितनी है। भारत की समुद्री तट रेखा की लंबाई पूछी है यहाँ पे, स्थलीय आकृति की नहीं पूछी। स्थलीय आकृति की 15,200, समुद्री तट रेखा की जिसमें अंडमान निकोबार को ले लिया, लक्षद्वीप को भी ले लिया, तो 7,516.6 किलोमीटर है भाई। 7,516.6 ये समुद्री तट रेखा की लंबाई है भारत की। अगला क्वेश्चन है भाई, सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत व यूरोप के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ा। 7,000 किलोमीटर कम हो गई थी भारत और स्वेज नहर के बीच में, भारत और यूरोप के बीच की दूरी। प्रभाव क्या पड़ा, दूरी कम हुई थी। कितनी कम हुई थी, 7,000 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है अभी। आगे देखिए दूरी कितनी है, देख लो, आगे देखो, बस 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है भी, 3702 वर्ग किलोमीटर है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, 8,249 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। सबसे छोटा कौन सा है अभी, लक्षद्वीप है, 32 वर्ग किलोमीटर में अभी। तो ये थे अभी आपके लक्षद्वीप इसके अक्षांश व देशांतर से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो हमने पूरी इस क्लास में पूरा जो इसका टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है अभी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके काम आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा होगा, नहीं किया तो प्लीज़ कर दो भाई। और कुछ आपके कमेंट सुझाव कमेंट बॉक्स में इंतज़ार कर रहे हैं, सादर आमंत्रित हैं। अब वहाँ जाइए, अपना कमेंट डालिए, देखिए। थैंक यू।